हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म जिसे हिंदी में हम समाजवाद कहते हैं, जो कि एक आर्थिक प्रणाली है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है। तो हम जानेंगे कि ये किस तरीके का सिस्टम है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके मीनिंग और बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और इसका दूसरे इकोनॉमिक ऑर्डर्स के साथ किस तरह से कंपैरिजन किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सोशलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर या आर्थिक प्रणाली है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें समाज के अंदर या देश के अंदर या किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ये तय किया जाता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन के बाद गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा समाज के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो फंक्शन बनाया जाता है उसी को इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर कहा जाता है। तो इतिहास में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स आए, जिनमें से कुछ तो रह गए और कुछ का एक तरह से पतन हो गया। जैसे फ्यूडलिज्म भी एक तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम ही था, लेकिन उसका अंत हो गया। लेकिन कुछ इकोनॉमिक सिस्टम आपको आज भी नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, और जो कि ज़्यादा आज के समय आपको नजर आएगा वो है मिक्स इकोनॉमी का सिस्टम, जो कि ज़्यादातर दुनिया के देश इसको अपनाते हैं आज के समय। हालांकि मिक्स इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो काफ़ी यंग है, काफ़ी लेट ये जो है इसका राइज हुआ। और इसमें आपको नज़र आता है कि जो तमाम इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनके कुछ कुछ की फीचर्स को उठा लिया गया और उनको अपने अपने ज़रूरतों और अपने विचारों के हिसाब से अलग अलग देशों ने अपना लिया। तो अगर मिक्स इकोनॉमीज़ की बात करें तो दुनिया भर में आज के समय ज़्यादातर देश इसको अपनाते हैं। कोई देश आपको नज़र आएगा कि वो कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, कोई देश नज़र आएगा कि वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो अपनी ज़रूरतों और अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से मिक्स इकोनॉमी के जो फंक्शंस हैं उनको वो तय करते हैं। तो उसकी भी हम बात करेंगे लास्ट में कि मिक्स इकोनॉमी के सिस्टम जो है उनका कैसे इमर्जेंस हुआ। हमने कैपिटलिज्म को डिटेल में पढ़ लिया है। हमने सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है उसको भी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि इन तीनों जो व्यवस्थाओं में क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसकी बात की थी। तो इनकी हम अभी बात करेंगे। वैसे कम्युनिज्म और सोशलिज्म जो है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। सोशलिज्म का एक एक्सट्रीम वर्जन ही आपको कम्युनिज्म नज़र आता है, हालांकि कम्युनिज्म को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम सोशलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं। तो सोशलिज्म जो है वो एक पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इकोनॉमिक सिस्टम तो है ही, लेकिन साथ साथ में एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जिसके अंदर मेनली ये तय किया जाता है कि जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है, मीन ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है कि मान लीजिए प्रोडक्शन कहाँ होता है। प्रोडक्शन आपको पता है कि फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, मिल्स में होता है। तो इस प्रोडक्शन के दौरान जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मीन ऑफ प्रोडक्शन में, ये फैक्ट्री हो गई, यहाँ पे जो ज़मीन हो गई, लैंड हो गई, वो इसके अंदर मशीनरीज हो गई, इसके अंदर टूल्स हो गए, इसके अंदर जो वर्कर्स हैं, और जो चीज़ें इसके अंदर काम आती हैं, उन तमाम चीज़ों का जो मालिकाना हक है वो पब्लिक का होगा। सोशलिज्म में ये बात ध्यान रखिएगा। और जो कुछ यहाँ पे बनेगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मालिकाना हक भी इन लोगों का ही होगा, पब्लिक का ही होगा। ये इसका बहुत मेन और की फीचर है। और ये अलग कैसे है, पहले हमने कैपिटलिज्म पढ़ा था। कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा था कि कैपिटलिज्म में क्या होता था, पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर किसी कैपिटलिस्ट ने एक फैक्ट्री बनाई, है ना, तो ये कैपिटलिस्ट हो गया। इसने फैक्ट्री बनाई और फैक्ट्री के अंदर इसने मशीनरी वगैरह खरीदी, टूल्स वगैरह खरीदे, और उसके बाद इसने कई सारे वर्कर्स को हायर करा और उनसे यहाँ पे काम करवाया। उन्होंने प्रोडक्ट्स को तैयार किया। लेकिन जब प्रोडक्ट तैयार हो गया तो उसके बाद जो वर्कर्स को हायर किया था, उन वर्कर्स को तो इन्होंने क्या दे दी, सैलरी दे दी। सैलरी दे के, वेज दे के उनको तो कहा कि अब आपका यहाँ पे इस फैक्ट्री पे और ये जो प्रोडक्शन के बाद जो चीज़ें बनी हैं उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि कैपिटलिज्म में ऐसे ही होता है। कैपिटलिज्म के अंदर वर्कर्स जो है वो किसके लिए काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए काम करते हैं, अपने वेजेस के लिए काम करते हैं, अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। उनका
इस प्रोडक्शन के मीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। इस फैक्ट्री को पूरा मैनेज करता है कैपिटलिस्ट और ये जो ओनर होता है इसका। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप सोशलिज्म को देखेंगे तो यहाँ पे चीजें एकदम विपरीत हैं, और सोशलिज्म का राइज भी कैपिटलिज्म के बाद हुआ और कैपिटलिज्म के विरोध में हुआ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चीजें एकदम विपरीत हैं। और यहाँ पे क्या किया गया कि फैक्ट्री की ओनरशिप, फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है, मीन ऑफ प्रोडक्शन है, उसका सबका मालिकाना अधिकार जो है वो सबका होगा। जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी होगा और आम जनता का भी इसके ऊपर अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इनके हिसाब से पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सभी तरीके के मीन ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अधिकार जो है वो पब्लिक का होगा। यही मेन फीचर है सोशलिज्म का। हालांकि ये छोटी सी बात है, छोटी सी परिभाषा है इसकी। इसको डिटेल में इसकी सारे की फीचर्स को आप समझेंगे तो आपको चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। आपको कंपैरिजन भी समझ में आएगा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। तो यहाँ पे एक जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम होता है, हालांकि आज के समय आपको प्योरेस्ट सोशलिस्ट सिस्टम्स नजर आते नहीं है, लेकिन जो प्योरेस्ट सोशलिस्ट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि सभी तरीके के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिसीजंस हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं। कलेक्टिवली मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में काम करने वाला हर एक आदमी, उसमें मैनेजमेंट से लेके उसके नीचे से नीचे काम करने वाला जो लेबर है, वो सब मिलके डिसीजंस लेते हैं कि वहां पे प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा भी कैसे होगा। तो हालांकि सब लोगों के पास इतनी समझ नहीं होती है कि वो हर चीज के ऊपर डिसीजंस ले पाए, तो इसीलिए सेंट्रल प्लानिंग करी जाती है। कि जैसे कि हम डेमोक्रेसीज, जब दुनिया भर में आज के समय डेमोक्रेसीज, ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र हैं, तो वहां पे सरकारें कैसे चलती हैं? सरकार कैसे चलती है? लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के अपनी जो पार्लियामेंट्स हैं, अपनी जो सेंट्रल जहां से गवर्नमेंट चलाई जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे संसद है, कहीं पे पार्लियामेंट है, कहीं पे कांग्रेस है, वहां पे लोगों को ने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए और वो वहां से चलाते हैं, एक सिस्टम को चलाते हैं, वो गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे होता है सोशलिज्म में भी, कि वो अपनी यूनियन बना लेते हैं, वर्कर कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं, उसके बाद वो उसका डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से सोशलिज्म जो है वो काम करता है प्योरली। और सोशलिज्म के अंदर आपको ये दिखेगा कि वेलफेयर सिस्टम्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, सोसाइटी के सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सोसाइटी सोशल सेफ्टी नेट्स तैयार किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। क्योंकि आपको ये ध्यान होगा कि जब मैंने कैपिटलिज्म के नुकसान बताए थे, प्रो एंड कॉन्स दोनों की बात करी थी, तो कैपिटलिज्म में ये एक बहुत बड़ी खामी थी कि वहां पे, क्योंकि पूरा ध्यान फोकस जो है कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर होता था, प्रॉफिट के ऊपर ही वो पूरी ये नजर रखते थे कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट से मुनाफा कमाऊं। तो उनका ध्यान नहीं होता था कि वो अपने वर्कर्स के वेलफेयर की तरफ ध्यान दें, अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान दें, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान दें। तो वो जो नुकसान हुआ जिसकी वजह से समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बंटवारा हो गया, क्लास डिफरेंस हो गया, तो उसको हटाने के लिए सोशलिज्म का मेनली राइज हुआ था। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया, सोशल सेफ्टी नेट्स बनाए, वेलफेयर स्कीम्स चलाई और बेसिक हेल्थ केयर और बेसिक फूड्स की जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर मेन फोकस किया। हालांकि सोशलिज्म के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, लेकिन वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी हम मेन फोकस करते हैं कि सोशलिज्म के मीनिंग क्या है बेसिकली। तो शेयर्ड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड सेंट्रल प्लानिंग जो है सोशलिज्म के अंदर प्रोवाइड करी जाती है, जिससे ये सोशलिस्ट जो है वो ये क्लेम करते हैं कि इससे क्या होगा कि मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर्विसेज एंड गुड्स का, और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनेगी। समाज जो है उसमें जो लोग हैं उनमें भेदभाव कम से कम होगा, बराबरी पे वो नजर आएंगी ज्यादातर। तो इस तरह से चीजें इनका सोशलिज्म जो है वो काम करता है। यहाँ पे सरकार है वही ये तय करती है, जो भी इन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाए या सरकार बनाई सोशलिज्म के अंदर फंक्शंस को तैयार रेगुलेट करने के लिए, उसमें ये तय होता है कि आउटपुट भी वही बताते हैं कि कितना जो है प्रोडक्शन होगा। उसके अलावा प्राइस लेवल भी वही तय करते हैं। यहाँ पे जैसे कैपिटलिज्म में आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइस तय होते हैं कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाएगी किसी भी गुड्स एंड सर्विस की, जितनी डिमांड कम होगी उसकी प्राइसेस गिर जाएंगी। वहाँ पे आपको पता है कि एक कंपटीशन भी होता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को बनाने वाली अलग अलग कंपनियां होती हैं। यहाँ पे वो कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे वो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किसी चीज की कीमत कितनी होगी। यहाँ पे जो है वो समाज को ध्यान में रखते हुए चीजों की कीमतें तय की जाती हैं और कितना प्रोडक्शन होगा वो भी उस हिसाब से तय किया जाता है। तो इस तरह से सोशलिज्म काम करता है। अब
सोशलिज्म का इतिहास क्या रहा है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सोशलिज्म का जो शब्द है सोशलिज्म उसका राइज कैसे हुआ, उसकी एटोमोलॉजी क्या है। तो जो सोशलिज्म शब्द है वो बना सोशियर से। सोशियर एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड से आपको पता है कि ज़्यादातर जो यूरोप की भाषाएं हैं उनके शब्द बने हैं। लैटिन रोमन भाषा हुआ करती थी, रोमन एम्पायर की भाषा हुआ करती थी, उनसे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज ये तमाम भाषाएं बनी हैं। तो सोशियर का मतलब जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका मतलब होता है मीन। इसका मीनिंग क्या होता है, कंबाइन और टू शेयर, मतलब कंबाइनली या शेयर करने के लिए। तो सोशलिज्म भी यही है ना कि जो प्रोडक्शन है उसका जो ओनरशिप है वो कंबाइन होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर किया जाएगा। तो ये सोशियर शब्द यहाँ से बना। और इसका एक और मीनिंग भी है, एक और शब्द है सोशिएटस। सोशिएटस का मतलब होता है कि कंपेनशिप और फेलोशिप, जिसमें जो एक कॉन्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्री मैन्स के बीच में कि किस तरह से जिन लोगों के पास पूंजी है, जिन लोगों ने प्रोडक्शन को मतलब जिनके पास ज़्यादा पूंजी है उन वो किस तरह से जो रिसोर्सेज का बंटवारा किस तरह से करते हैं, एक किस तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मेनली इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि सोशल का मतलब होता है टू कंबाइन और टू शेयर। इनिशियली जो सोशलिज्म शब्द है इसका इस्तेमाल किया था पियर्स लेरोक्स ने। उन्होंने क्लेम किया कि सबसे पहले उन्होंने ही इसका इस्तेमाल किया था और ये उन्होंने अपने एक जर्नल में किया था जो कि एक पेरिस का जर्नल था ले ग्लोब, उसमें 1832 में इसका इस्तेमाल किया। तो मतलब 19वीं शताब्दी में सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि जो सोशलिज्म की विचारधारा थी, सोशलिज्म की जो फिलोसॉफी थी, उसको नाम सोशलिज्म बाद में दिया गया, लेकिन ये विचारधारा पहले से थी और बहुत पहले से थी। बहुत पहले से कब से, जब से आप ग्रीक एम्पायर को ग्रीक हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ग्रीक में आपको पता है कि ग्रीक फिलोसोफर हुए थे, एक बहुत महान फिलोसोफर हुए थे प्लेटो। आपको सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। तो प्लेटो ने एक किताब लिखी थी रिपब्लिक। इस रिपब्लिक की जो अंदर डायलॉग्स हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं उसके अंदर, उसमें इन्होंने कलेक्टिव सोसाइटी की बात करी थी। तो कलेक्टिव सोसाइटीज के जो आइडियाज हैं वो उस दौर से थी। उस दौर से उन्होंने बात की थी कि किस तरह से सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें सब चीजें जो है वो सोसाइटी उसको कलेक्टिवली ओन करें। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई साइंटिफिक वर्क नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई वर्क नहीं हुआ। 16वीं सेंचुरी तक ज़्यादा इसके ऊपर कोई बातचीत हुई नहीं। 16वीं सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति थे थॉमस मोरे। उन्होंने प्लेटोनिक आइडियाज के ऊपर, ये जो प्लूटो की जो सोच थी उसके ऊपर एक आयरलैंड की कल्पना करी, उससे यूटोपिया नाम दिया उसका। यूटोपिया, यूटोपिया मतलब होता है जो कि एक ड्रीमी वर्ल्ड होता है। ड्रीमी वर्ल्ड, कल्पनाएं जिसमें आप आदर्श समाज की जो है परिकल्पना करते हैं, अपने सपनों का शहर जैसे बोलते हैं, वैसे इन्होंने अपने सपनों का आयरलैंड बना दिया, जिसमें इन्होंने एक इमेजिनरी आइलैंड की कल्पना करी, जिसमें इन्होंने सोचा कि जहाँ पे कोई मनी नहीं होगा, जहाँ पे किसी तरीके से पैसे की जरूरत ही नहीं है। मनी को इन्होंने अबोलिश कर दिया और वहाँ पे कहा कि लोग वहाँ पे बड़ी हार्मनी से रह रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, कम्युनली काम कर रहे हैं, जिसको जितना चाहिए उतना उसको मिल रहा है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं। कैसे हो सकता है सर? हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनकी जो सोच थी उसमें था कि जो जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है सब लोग मिलके काम करें, अपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करें और बाद में जो जो चीज़ें बनेंगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा समाज में, जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा। तो इसमें ना तो पैसे की ज़रूरत है, ना ही इसमें किसी तरीके की कोई सिस्टम की, ना सरकार की ज़रूरत है। कम्युनली लोगों ने ये डिसाइड किया ना कि हम सब मिलके काम करेंगे, सब मिलके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाएंगे और ज़रूरत की चीज़ों के बना के उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो इस तरह की इन्होंने कल्पना करी, तो इसी को यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया मतलब जो कल्पनाओं में है सिर्फ, उसका आप उसको जमीन पे नहीं उतार पाते हैं। तो ये तो प्लेटो थे, ये थॉमस मोरे थे, इन्होंने इस तरीके की कल्पना करी थी। उसके बाद सोशलिज्म का इमर्ज कैसे हुआ? इमर्ज मेनली हुआ इसका 18वीं सेंचुरी में। और 18वीं सेंचुरी में क्यों हुआ? क्योंकि 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से हुई। उसके बाद वो यूरोप में फैला, औद्योगिक क्रांति का जो दौर था, उसके बाद बाकी दुनिया में भी फैला। तो उसमें क्या होता था? मशीनीकरण हुआ, मास प्रोडक्शन शुरू हुए, फैक्ट्रियां स्थापित हुई, मिल्स बनी। तो स्टीम इंजन सबसे पहले बना था, उसके बाद टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया। तो प्रोडक्शन जो है वो क्या होने लग गया था? बड़े स्केल पे होने लग गया था, अर्बनाइजेशन होने लग गया था। तो लोग जो हैं वो अपने गाँवों को छोड़ के शहरों में जाने लग गए, फैक्ट्रीज में काम करने लग गए।
फ्यूडल सिस्टम का वहाँ पे अंत हो गया। तो यहाँ पे बहुत बड़े सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, और इन सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के बाद जो है सबसे पहले कैपिटलिज्म का राइज हुआ। कैपिटलिज्म इसी दौर में राइज हुआ। कैसे हुआ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो स्थापित की गई, किसके द्वारा? प्राइवेट ओनर्स के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट ओनर्स को ये परमिशन मिल गई थी कि वो फैक्ट्रियां डाल सकते हैं, अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन फैक्ट्री मालिकों ने क्या किया, कुछ वर्कर्स को हायर किया, वर्कर्स को हायर करके उनको सैलरी के ऊपर रखा, और सैलरी पे रख कर जो है उनको तो बहुत कम पैसा देते थे, बहुत मिनिमम वेज देते थे, लेकिन इनको बहुत बेनिफिट हो रहा था, उनसे बहुत पैसा, उनसे बहुत मेहनत मजदूरी करवाते थे अपने प्रॉफिट के लिए, बहुत बड़े स्केल पे मास प्रोडक्शन ये करते थे। उस दौर पे कॉलोनियलिज्म का दौर भी चल रहा था कि दुनिया भर में ब्रिटेन और तमाम यूरोप के देशों की अलग अलग जगहों पे कॉलोनीज थी, तो उन कॉलोनीज में अपना सामान बेचते थे, अपने यहाँ पे सामान प्रोडक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे। तो यूरोप के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर पे कैपिटलिज्म का राइज हुआ, जहाँ पे क्या होता है कि एक इस तरीके का कैपिटलिस्ट पिरामिड स्थापित हो गया, समाज इस तरह से बट गया। पहले मैंने आपको ये पिरामिड पहले भी बताया है, मैंने आपको फ्यूडलिज्म में एक अलग तरीके का पिरामिड बताया था कि यूरोप का समाज कैसे बटा, कि सबसे ऊपर तो कैपिटलिज्म यानी पूंजी है, उसके नीचे तो देखिए जो सबसे ऊपर वाले 3 लोग इतने महत्वपूर्ण है नहीं, ये हालांकि रूल करते हैं तो लेकिन महत्वपूर्ण नहीं थे इस कैपिटलिज्म के आर्थिक मॉडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर राजा है, राजा जो है वो गवर्न करता है, इसके अंदर नीचे पादरी आ गई जो कि आपको बोलते हैं कलर्जी होते हैं, उसके बाद ये सेना आ गई जो कि बेसिकली क्या करती है, मैनेज करती है, जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं उनका दमन करती है, अपने आप को, देश को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो समाज का बंटवारा हुआ ये काफी अलग तरीके से हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में और कैपिटलिज्म के दौर में। यहाँ पे ये तो थे कैपिटलिस्ट जिनको कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआसी कहा। ये लोग क्या करते थे, फैक्ट्रीज स्थापित करते थे, ठीक है, फैक्ट्री बना ली, इस फैक्ट्री के अंदर इन्होंने पूंजी का निवेश किया, मशीनें खरीदी और बिल्डिंग बना दी, और उसके बाद ये किसको हायर करते थे, इन वर्कर्स को हायर करते थे कि यहाँ पे जाके काम करो। और इस दौर में जो है ना केवल काम करवाया जाता था बल्कि बच्चों से यानी चाइल्ड लेबर भी करवाया जाता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8-8, 9-9 बजे तक काम करवाया जाता था। मतलब स्थिति बड़ी गंभीर थी इनकी, न तो सोशल सेफ्टी का ध्यान में रखा जाता था, न इनके लिए हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाता था, न इनको अच्छे से पैसा मिलता था। तो समाज के अंदर बंटवारा हो गया, बंटवारा पूंजी के हिसाब से हो गया, क्लास डिफरेंस हो गया, इन लोगों के पास बहुत पैसा आ गया और ये बहुत गरीब हो गए, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। इसको क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया बहुत ज़्यादा। तो इसके रेस्पॉन्स में जो है सोशलिज्म का इमर्जेंस होता है। सोशलिस्ट लोग आए कुछ, जिन्होंने देखा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, सही नहीं चल रहा है, समाज जो है उसका एक तरह से एक समाज का एक पुर्जा जो है वो दूसरे पुर्जे का जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक हिस्सा, मतलब ये कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो जो नीचे वर्कर्स इनके अंडर काम करने वाले हैं उनका शोषण कर रहे हैं। तो इन्होंने इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अल्टरनेटिव के तौर पे सोशलिस्ट सिस्टम को इन्होंने लाने की बात करी। तो इसके लिए अल्टरनेटिव लाने की बात हुई तो शुरुआत में ही तो एक सिस्टम दिया नहीं गया, कई लोगों ने इसके ऊपर सोचा विचारा, उसके बाद एक अलग अलग तरीके के सिस्टम्स आए। तो उन्होंने क्या कहा कि सोशलिज्म में बातें जब होने लग गई तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो मालिकाना अधिकार है वो पब्लिक का होना चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए उसकी, जो कि कंप्लीटली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। क्योंकि कैपिटलिज्म में पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, और प्राइवेट ओनरशिप किसकी होती है, उस व्यक्ति की होती है जो कि उस फैक्ट्री को स्थापित करता है और मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, और कैपिटलिज्म जो है वो फ्री मार्केट सिस्टम के ऊपर काम करता था, फ्री प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर काम करता था, और डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता था कि जितनी डिमांड होगी उतना हम जो है प्रोडक्शन करेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसकी कीमतें भी बढ़ा देंगे, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड को रोक, सप्लाई कम है तो हो सकता है कि चीज़ें ऐसी हों कि वो और ज़्यादा वहाँ पे उनसे काम करवाने लग जाए, अपने जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं उनसे। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। कैपिटलिज्म के काफ़ी सारी खामियां थी, उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे सोशलिज्म का राइज हुआ, ठीक है। तो अब एक यूटोपियन सोशलिज्म सबसे पहले शुरू हुआ। यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, मतलब बेसिकली ख्याली बातें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं है, और
कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, एक आदर्श समाज जैसे की स्थापना ऐसे हो पाएगी, लेकिन होती नहीं है। और ये किस तरीके का था इसकी बात करते हैं। शुरुआती जो सोशलिस्ट थे जैसे कि हेनरी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर, इन्होंने कुछ अपने आइडियाज दिए, अपने मॉडल दिए सोशलिज्म के। इन्हीं को यूटोपियन सोशलिज्म कहा गया आगे चल के। मेनली कार्ल मार्क्स ने इनको यूटोपियन सोशलिज्म कहा था। कैसे कहा था उसकी बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा है कि अपने अपने मॉडल दिए और कहा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड बनने होने चाहिए कोऑपरेशन के ऊपर, ना कि कंपटीशन के ऊपर। क्योंकि कंपटीशन के ऊपर किसका सिस्टम राइज होता है? कैपिटलिज्म का। वहां पे कंपटीशन होता है, एक दूसरे से compete करने के लिए वो चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कोई प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाता है, कोई प्रोडक्शन की सप्लाई को रोकता है। अलग अलग तरीके से वहाँ पे जो भी मार्केट फोर्सेस काम करती हैं उसको वो काम में लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा कि वो कोऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सोसाइटी के भले को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, कंपटीशन और प्रॉफिट बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सेंट साइमन ने अपनी जो है यहाँ पे धारणा दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे स्टेट जो है वो सभी तरीके के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करे और समाज के भले को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को वो उसके लिए सिस्टम का निर्माण करे। तो सेंट साइमन का ये मानना था, जो कि आप जानते हैं कि कम्युनिज्म का एक सोशलिज्म का जो इन्होंने मॉडल दिया, शुरुआत में कम्युनिज्म जैसा मॉडल इन्होंने दे दिया कि पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, और वही तय करे कि कितना प्रोडक्शन होगा, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये चीजें होंगी। फोरियर और ओवेन ने, फोरियर सिस्टम और ओवेन का जो सिस्टम था उसमें फोरियर जो है वो आते थे, चार्ल्स फोरियर फ्रांस से आते थे, ओवेन जो है वो स्कॉटलैंड से थे जो कि ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट था। तो इन्होंने एक सिस्टम जो है प्रपोज किया और इन्होंने कहा कि स्मॉल कलेक्टिव कम्युनिटीज होनी चाहिए, ना कि एक सेंट्रल स्टेट होना चाहिए। कम्युनिटीज यूनियन जिस तरह से सिस्टम होती है, स्मॉल हर एक जगह को अलग अलग जगह पे जो है मैनेज करने के लिए वहाँ की कम्युनिटीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पूरा जो हुकूमत है, जो सेंट्रलाइज स्टेट है, वही सब कुछ तय करे, वरना वो भी जो है वो डिक्टोरियल हो सकता है। इनका ऐसा मानना था। रॉबर्ट ओवेन जो कि एक बहुत ही बड़े बेनवेलेंट इतिहास के इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं। ये खुद एक टेक्सटाइल मिल के मालिक थे स्कॉटलैंड में, लेनार्क में। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे 1825 में। वहां पे भी जाके इन्होंने न्यू हार्मोनी में, इंडियाना में जो है एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिटीज की स्थापना करी। एक्सपेरिमेंट ये कम्युनिटी इस तरह से इन्होंने बनाई कि जो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कोऑपरेशन और पब्लिक ओनरशिप के ऊपर ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कि देखिए ये फैक्ट्री चलाते थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन फिर भी ये कहते थे कि ये जो कंपनी है, ये जो फैक्ट्री है, ये सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों की है। इन्होंने यूरोप के समाज को देखा और वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर को देखा और वहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, वहाँ पे लोगों की हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे कोई सोशल सेफ्टी नेट्स नहीं है। तो इस तरह से अगर चीज़ें चलती रही तो हमारा समाज तो जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और फिर हम इस तरक्की का क्या करेंगे, इस प्रॉफिट का क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये सोच के जो है एक प्रयास किया कि किसी भी तरह से जो है जो सभी बाकी भी फैक्ट्री ओनर्स और कैपिटलिस्ट जो है वो सामने आए और अपने यहाँ पे अपने वर्कर्स का ख्याल रखें, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको वेजेस दें, उनको पैसा दें। स्कूलें इन्होंने स्थापित करी थी। इन्होंने बहुत सारे काम किए वेलफेयर के लिए, बेसिक हेल्थ केयर के लिए इन्होंने अपने वर्कर्स को सुविधाएं दी। लेकिन इनका जो मॉडल है वो चला नहीं, एक्सपेरिमेंट इनका फेल हो गया। इन्होंने बहुत सारी फॉर्चून को गंवाया, इनका बहुत पैसा जो है वो पूंजी चली गई, और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बाकी कैपिटलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो आए नहीं सामने। कुछ आए लेकिन बहुत कम आए, जिसकी वजह से ये मॉडल चला नहीं। ठीक है, लगभग बाद में भी आपको देखेंगे इस फोरियर थ्योरी और ओवेन की जो सिद्धांत थे उनके ऊपर आगे चल के कई सारी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज भी बनी फोरियर थ्योरी के ऊपर, और अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें चली हैं। 1930 के दशक तक चली हैं, यूएसए में भी अगर बात करें तो। लेकिन बाद में जो व्यक्ति आता है कार्ल मार्क्स, जो कि विश्व इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक माने जाते हैं, उनकी जो थ्योरी है वो सोशलिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। इनके जीते जी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, इन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफीज दी, आइडिया दी। इनके जीते जी तो फिलोसॉफी, ये जो सोशलिज्म के आइडियाज जो हैं इनके इतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनका जो सोशलिज्म का आइडिया था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। इन्होंने सीधा ही रॉबर्ट ओवेन, फोरियर और जो पुराने जो सोशलिस्ट थे उनको यूटोपियन करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि इनकी जो बातें हैं वो अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, ड्रीमी है, अनरियलिस्टिक है,
और इन्होंने इनको यूटोपियन कह दिया। हालांकि कार्ल मार्क्स की खुद की जो फिलोसफी थी, उनके जो खुद के आइडियाज थे, जो इन्होंने एक कम्युनिस्ट स्टेट स्थापित होने की बात आगे चल के कही थी, जिसकी मैं अभी बात करूंगा, उसको आगे आने वाले सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने यूटोपियन कह दिया था और कह दिया था कि कार्ल मार्क्स की बातें अच्छी हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है और वो अनरियलिस्टिक है और उनको लागू करने के लिए अलग अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स की अप्रोच जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। अब वो क्या अप्रोच थी इसकी बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए जो समाज है, यूरोपियन समाज उस समय का, वो जो है वो दो भागों में बढ़ चुका है और जिसमें एक है कैपिटलिस्ट जिनको इन्होंने बुर्जुआसी कहा और दूसरे थे वर्कर्स जिनको इन्होंने प्रोलेटारिएट्स कहा और कहा कि समाज बंटवारा हो चुका है जिसमें जो एक क्लास है जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कहा ये बात, इन्होंने क्या कही थी इसकी हम बात कर लेते हैं। इस तरह से इन्होंने कही थी कि समाज में एक है कैपिटलिस्ट जो कि आगे पूरे सिस्टम को चलाते हैं, ना केवल वो इकोनॉमिक सिस्टम को चलाते हैं बल्कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को भी चलाते हैं क्योंकि वो पूंजीपति हैं और पूंजीपति जो हैं वो पॉलिटिशियंस को अपनी जेब में रखते हैं। ये बात सच है, उस दौर में भी सच थी, इस दौर में भी सच है, तो ये बात बहुत हद तक तो सच है ही। ठीक है, इसमें कोई माने या ना माने, क्लास स्ट्रगल इनके बीच में होता है। क्लास स्ट्रगल क्यों हो गया? क्योंकि देखिए समाज दो भागों में बट गया था, समाज कई भागों में बटा लेकिन ये दो भाग बहुत महत्वपूर्ण थे जो कि कैपिटलिज्म की वजह से हुए थे, जिसमें एक जगह थे कैपिटलिस्ट जिनको क्या कहा इन्होंने बुर्जुआसी और दूसरी तरफ थे वर्कर्स जिनको इन्होंने कहा प्रोलेटारिएट्स। ठीक है, तो प्रोलेटारिएट्स और बुर्जुआसियों के बीच की इन्होंने कहा कि समाज बुरी तरह से बढ़ चुका है। उसकी वजह से जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है समाज के अंदर, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं वो मुनाफा कमाने के लिए अपने अंडर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको शोषित करते हैं। उसकी वजह से एलाइनेशन ऑफ सोसाइटी हो जाता है। एलाइनेशन मतलब सोसाइटी में जो है चीज़ें बदल जाती हैं पूरी तरह से। वर्कर्स जो हैं उनको अपनी चीज़ों को यानी जिनके ऊपर उन्होंने काम किया उनको अपने मेहनताना करने के बदले बेचना पड़ता है इन कैपिटलिस्ट के हाथों। एक व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम करता है वो अच्छा कारीगर है, अच्छा काम करता है, अच्छी चीज़ें बनाता है, उसके बदले वो कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत अच्छी पूंजी भी कमाता है लेकिन उसको सिर्फ अपनी मेहनत के बदले, अपनी सैलरी के बदले अपनी चीज़ को बेचना पड़ता है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल और है समाज के ऊपर, जिसमें जो आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस बना रखी है पॉलिटिशियंस ने और इस तरीके का माहौल बना रखा है कि जो कुछ समाज में चल रहा है वो ठीक है, ये कैपिटलिस्ट मॉडल, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तरक्की, ये सब कुछ सही चल रहा है। और जो प्लूटोरिएट्स हैं, गरीब हैं, उन लोगों को एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में डाला हुआ है, उनके मन में ये बात बिठाई रखी है कि वो डिल्यूजन में है, उनको ये बता रखा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो इस शोषण से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा और इन चीज़ों को उन्होंने कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे बताया है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने 1848 के अंदर अपने एक कोलैबोरेटर के साथ, फ्रेडरिक इंगल, जो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्होंने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा। इसमें इन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक सोशलिज्म की स्थापना कैसे होगी, वो एक रिवॉल्यूशन के द्वारा होगी, एक क्रांति के दौरान होगी, जिसमें जो वर्कर क्लास है वो जो है क्रांति करेगी, प्लूटोरिएट्स जो हैं वो क्रांति करेंगे और उसके बाद एक क्लास जो स्ट्रगल होगा और उस क्लास स्ट्रगल का अंत होगा और कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना होगी। कैसी, उसकी भी बात करेंगे। तो इनकी सोच जो है, ये जो सोच है, ये जो इन्होंने बताई डिटेल में, जिसको इन्होंने अपनी 2 किताबों में लिखा, एक तो ये मैनिफेस्टो था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और एक दास कैपिटल नाम की किताब लिखी थी। तो उसके ऊपर उसमें इन्होंने बताया जो कि आइडियाज आगे चल के बहुत पॉपुलर हुई और मार्क्सवादी लोग आए, मार्क्सिज्म की आइडियाज जो है वो पॉपुलर हुई, उनको अडेप्टेशन किया गया। और उसके बाद आपको पता है कि आगे चल के जब रशिया के अंदर क्रांति हुई थी तो व्लादिमीर लेनिन, आज के समय व्लादिमीर पुतिन है, ध्यान रखिएगा, व्लादिमीर लेनिन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यूएसएसआर की स्थापना करी थी और रशियन क्रांति को, रशियन रिवॉल्यूशन को लीड किया था। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को अडॉप्ट किया, अपनी फिलोसफी को उसके अंदर ऐड किया और एक क्रांति लेके आए। उसके अलावा माओ जेडोंग ये चीज़ चाइना में करके लेके आए, उन्होंने अपनी फिलोसफी को मार्क्स की फिलोसफी के अंदर एक तरह से ऐड किया और उसको अडॉप्ट किया। क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने, किस तरह से आएगा कम्युनिज्म या एक स्टेट बदलेगा कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो शोषण हो रहा है समाज के अंदर, पुअर वर्कर्स का, प्लूटोरिएट्स का, बुर्जुआसियों के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा,
वो जो है वो एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो प्लूटोरियट्स हैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और इनका शोषण इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो है लोग हैं ये उससे परेशान होके एक दिन क्रांति कर देंगे, विद्रोह कर देंगे और एक स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन होगा, अचानक से एक क्रांति होगी। उस क्रांति के बाद क्या होगा कि कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों से उनकी सत्ता निकल जाएगी, चली जाएगी उनके हाथों से, और वो जो फैक्ट्रीज की जो मालिकाना हक उन्होंने ले रखा है वो लोग उनसे छीन लेंगे, और वो फैक्ट्रियां जो हैं उनका मालिकाना हक अब किनके पास आ जाएगा, इन वर्कर्स के पास आ जाएगा, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्लूटोरियट्स का की स्थापना हो जाएगी। प्लूटोरियट्स यानी वर्कर्स की डिक्टेटरशिप की स्थापना हो जाएगी। अब ये बात जो है, ये बात सुनने में लगती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका होने की संभावना बहुत कम है। ये बात लेनिन ने कही आगे चल के। लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ने कहा कि एक क्रांति तो होगी, लेकिन वो क्रांति जो है वो अचानक से नहीं हो सकती, उसे एक लीडर की जरूरत है। वो लीडर वो खुद बने। उन्होंने कहा कि बिना लीडर के कोई क्रांति नहीं हो सकती, कोई क्रांति सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और डिक्टेटरशिप ऑफ ऑल नहीं हो सकती। डिक्टेटरशिप भी जो है वो कोई एक व्यक्ति जो है, एक लीडर उस क्रांति का उसको खुद जो है वो स्वीकार करेगा, खुद डिक्टेटरशिप लेगा और उसके बाद उस समाज को चलाएगा, नैतिकता से चलाएगा, और पूरी तरह से वो जो है समाज के अंदर चीजों का बंटवारा एक सही तरीके से होगा। मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पब्लिक का होगा, उसकी ओनरशिप पब्लिक की होगी, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? उसकी तरफ से एक डिक्टेटर करेगा। और ये कह दिया कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो यूटोपियन थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रांति तो होगी, लेकिन क्रांति ऐसे नहीं होती है। क्रांति जो है उसको करना पड़ता है, और क्रांति को करने के लिए लीडर की जरूरत होती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कम्युनिज्म जो है, जिस स्टेट की वो स्थापना करना चाहते थे, वो एक कम्युनिस्ट स्टेट था, जिसमें कहा कि सब कॉमनली कम्युनली जो है वो प्रोडक्शन को ऑन करें और किसी तरीके की कोई क्लास डिफरेंशिएशन उनके बीच में नहीं हो। लेकिन सोशलिज्म के बारे में उन्होंने कहा कि सोशलिज्म तो एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन है। पहले सोशलिज्म आएगा, पहले जो वर्कर्स हैं वो मतलब एक सोशल रिवॉल्यूशन लेके आएंगे और उसके बाद कम्युनिज्म की तरफ चले जाएंगे। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम वर्जन है कम्युनिज्म। सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी की व्यवस्था होती है, बेसिक कुछ लोग अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन अपना सब अपनी अपनी चीजें तो अपने पास होती हैं, लेकिन कम्युनिज्म के अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं है। वो एक एक्सट्रीम वर्जन है जिसमें पूरी तरह से कम्युनली चीजों को रखा जाता है। ये चीजें हो गई। अब कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस सोशलिज्म के ऊपर बहुत गहरा था, बहुत बड़ा था, लेकिन साथ ही साथ दूसरे तरीके के सोशलिज्म, अदर ब्रांड्स ऑफ सोशलिज्म भी उस समय कंटिन्यूसली डेवलप हो रहे थे। जैसे क्रिश्चियन सोशलिज्म जो है, जिसमें सोसाइटी को इस तरह से फॉर्म किया जाता था कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर सोशलिज्म यहाँ पे था कि सोसाइटी के अंदर क्लास बेस्ड डिफरेंशिएशन ना हो, सोसाइटी को एकजुट रखा जा सके, चीज़ों का बंटवारा सही से हो। यहाँ पे मीन ऑफ प्रोडक्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। एक अनार्सिसिज्म था। अनार्सिसिज्म एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा है। अनार्सिसिज्म में ऐसे तरह की विचारधारा होती है कि ना केवल कैपिटलिज्म बल्कि सरकार की भी क्या जरूरत है, वो भी अननेसेसरी है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि मैनेज करने वाले कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट होते हैं। तो चीजें जो हैं उनका बंटवारा वो करते हैं, वो चीजों को मैनेज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि सोशलिज्म में क्या कहा गया, जो बेसिक सोशलिज्म है उसमें ये कहा गया ना कि मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कैपिटलिस्ट जो है वो तय नहीं करेंगे, सबका होगा, पब्लिक का होगा। लेकिन यहाँ पे सरकार की भी जरूरत नहीं है, ये अनार्सिसिज्म कहता है कि सरकार की क्या जरूरत है, जब सब लोग मिल बांट के सब चीजों को चला सकते हैं, जब क्या है इकोनॉमी को चला सकते हैं, तो देश को भी चला सकते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। लेकिन अनार्सिसिज्म जो है वो एक खतरनाक आइडिया था, इसको अपनाया नहीं गया कई जगह, लेकिन अनार्सिसिज्म के आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत होते हैं, अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर सोशल डेमोक्रेसीज आई, कुछ देश डेमोक्रेटिक बने, और डेमोक्रेटिक बने तो वहां पे उन सरकारों की नैतिक जिम्मेदारियां थी कि डेमोक्रेसी हर स्तर पे लागू हो, ना केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो बल्कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हो और नैतिक भी हो। लोकतंत्र तो तभी होता है ना जब सभी तरीके से हो, राजनीतिक भी हो, सामाजिक भी हो, नैतिक भी हो और आर्थिक भी हो। तो आर्थिक अगर लोकतंत्र स्थापित करना था तो उसके लिए उनको कुछ ऐसे लॉ एंड रेगुलेशंस लेके आने थे जिसमें लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, लोगों का शोषण ना हो। कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो सोशलिस्ट जो वर्कर्स हैं उनका शोषण ना करें, तो उस तरीके के नियम कानून का कायदे लाए गए कि मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लाना हो, जैसे कि हेल्थ केयर की बात हो, सोशल सेफ्टी नेट्स हो, इन तरीके की चीज़ें होने लग गई। तो ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी उस दौर में शुरू हो गया था, कार्ल मार्क्स के दौर के बाद। अब 20th सेंचुरी में
सोशलिज्म जो है वो अपने चरम की तरफ था। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आपको देखने को मिलता है सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन में, जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 2 बार हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन। फरवरी मार्च में भी हुआ था 1917 में, फिर अक्टूबर में हुआ। और अक्टूबर वाला जो हुआ उसकी वजह से ही जो है सोशलिज्म जो है और जो कम्युनिज्म जो है वो आइडिया जो है वो जमीन पे लागू हुआ रशिया के अंदर। क्योंकि पहले तो मोनार्की हुआ करती थी, जब जार हुआ करता था रशिया के अंदर, पहले जार को फरवरी मार्च में मार दिया गया, हटा दिया गया, पूरी तरह से सत्ता से उखाड़ फेंका गया। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए अलग तरीके की सरकारें रही, जो कि मैं आपको रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं। लेकिन उसके बाद आगे चल के अक्टूबर रिवॉल्यूशन जब हुआ तो रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको इस क्रांति में व्लादिमीर लेनिन ने पूरी तरह से इस देश को जो है बदल दिया और एक तरह से एक सोवियत यूनियन की नींव रखी, यूएसएसआर जिसे कहा गया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिज्म जो है वो, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म जो है यहाँ पे इमर्ज होता है। कार्ल मार्क्स की जो बातें लगती थी उसको अडेप्ट करके यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन ने यहाँ पे सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना करी, जिसमें मीन ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरीके से स्टेट के कंट्रोल में था। कम्युनिस्ट स्टेट जो है वहां पे इस तरीके की सरकार बनी। अब लेनिन तो है, उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर ध्यान दिया और लेनिन की पॉलिसीज को कुछ हद तक क्रिटिसाइज किया भी जा सकता है, लेकिन बहुत उन्होंने सोशलिज्म के ऊपर काम किया। उन्होंने समाज के बंटवारे को कम से कम करने की कोशिश करी, समाज को बराबरी के ऊपर लाने की कोशिश करी काफी हद तक। लेकिन क्योंकि आपको बताया है कि रशियन रिवॉल्यूशन में जो सोवियत यूनियन बना वो इसी तर्ज पे बना था कि प्लूटोरियट्स की तरफ से एक डिक्टेटर होगा जो कि देश को गवर्न करेगा, रूल करेगा, लीड करेगा और पूरी पॉलिसीज बनाएगा। ये खतरनाक भी हो सकता है। जब एक खतरनाक व्यक्ति उस पोजीशन पे आता है तो उससे बहुत नुकसान होता है, और उस तरीके का व्यक्ति सत्ता में आया लेनिन के बाद। जोसेफ स्टालिन नाम था उसका। उसने अब्सोल्यूट पावर अपने पास रखी, लाखों लोगों को मरवाया, अपने ही देश के लोगों को मरवाया, अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। उसने उस सोशलिज्म के जो आइडियाज थे उनके ऊपर चोट करी, और वो जो कम्युनिज्म के आइडियाज के ऊपर लेनिन ने काम किया था या फिर पहले मार्क्स ने काम किया था, उसने ये दिखा दिया कि अगर एक व्यक्ति अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी में बैठ जाता है एब्सोल्यूट बन के, और वो अपने आप को वो बोलता तो है कि वो वर्कर क्लास का लीडर है, लेकिन वो काम उनके लिए उस तरह से करता नहीं है, तो ये आइडिया खतरनाक भी हो सकता है। और ये खतरनाक हुआ उस दौर में, और सोशलिज्म जो है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी उसका पतन भी हुआ। उसके पतन होने के और भी कई कारण थे, लेकिन जोसेफ स्टालिन की वो उस दौर की जो रिजीम थी, उस तरह दौर में जो उसने काम किया, जिस तरह से उसने चीज़ों को चलाया, वो बहुत नुकसानदायक रही। अब चीज़ें आगे चल के बदली की जोसेफ स्टालिन के ही दौर में आगे चल के 1940 के बाद जो है 1939 से जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो उस समय ताकतें किस तरीके की थी? एक तरफ स्टालिन था जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट विंग में, जो कम्युनिस्ट का भी एक्सट्रीम था, और दूसरी तरफ फासिस्ट थे। फासिज्म में एडोल्फ हिटलर था जर्मनी में। चीज़ें बड़ी उस दौर में एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, एक्सट्रीम स्तर पे थी स्पेक्ट्रम में, अगर देखें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो या इसका इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम हो। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद सोवियत यूनियन जो है उसने क्या किया, धीरे धीरे करके सोवियत यूनियन ने, और जो बाकी वेस्टर्न फ्रंट था वहां पे आपको पता है कि एक युद्ध सा हो गया, एक प्रॉक्सी वॉर हो गया, कोल्ड वॉर हो गया। आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर में बेसिकली था क्या? कोल्ड वॉर क्या होता है? जहां पे हीट वॉर नहीं होता है, जहां पे लड़ाइयां युद्ध के मैदान में आमने सामने नहीं होती हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते हैं, दूसरे की जमीन पे जाके लड़ लेंगे। और लड़ाई यहाँ पे आइडियोलॉजिकल ज्यादा थी। एक तरफ थे कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट के लीडर के तौर पे यूएस यूके थे, और कम्युनिज्म के लीडर के तौर पे यूएसएसआर था। ये पता ही है आपको। तो इस कोल्ड वॉर में चीज़ें चल रही थी, और कोल्ड वॉर में चीज़ें इस तरीके की थी कि एक तरफ सोवियत यूनियन जो है अपना जो अधिकार क्षेत्र और अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता था, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। उसने ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी जगहों पे अपना बढ़ाया भी, और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म अपना बढ़ा रहा था। और इसमें सक्सेस किसको मिली? अंततः कैपिटलिज्म को मिली, यूएस यूके को मिली। और जब 1991 में सोवियत यूनियन का फॉल हो गया, डिसोल्वेशन हो गया,
तो उसके बाद सोवियत यूनियन का पतन हो गया, कई सारे देशों में वो टूट गया। उसके एक सक्सेसर स्टेट के तौर पे रशिया तो निकल के आया, लेकिन बाकी देशों ने अपनी पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बदल दिया, बहुत हद तक बदल दिया। कम्युनिज्म से वो दूर हट गए, कुछ तो कैपिटलिज्म की तरफ ही झुक गए और कुछ जो है वो उन्होंने मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को अपना लिया। अगर आप 1991 के बाद बात करें, 1991 में भारत में भी एक बड़ी घटना हुई थी कि भारत जो है 1991 से पहले सोशलिज्म की तरफ काफ़ी झुका हुआ था, लेकिन 1991 में क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुए, जिसकी वजह से भारत भी जो है वो सोशलिज्म से दूर हो गया और मिक्स इकोनॉमी के मॉडल में उसने कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा अपने आप को झुका दिया। अगर बात करें 1991 के बाद की, तो चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम, ये कुछ ऐसे देश बचे जो कि कम्युनिस्ट स्टेट थे, और इन्होंने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदला है, बहुत हद तक बदला है। तो आज के समय में कोई भी पूरी तरह से प्योर कैपिटलिस्ट या प्योर कम्युनिस्ट कंट्री आपको नजर नहीं आता है। पूरी तरह से प्योरेस्ट फॉर्म में अपनी चीजें बदलती हैं, बदल चुकी हैं, बहुत हद तक बदल चुकी हैं, क्योंकि हर एक मॉडल की अपनी खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए दूसरी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, और इसीलिए मिक्स इकोनॉमी के वर्जन सामने आए। 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते कई जगहों पे यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टीज जीती यूरोप के अंदर, जो कि ज़्यादातर यूरोप जो कि कैपिटलिज्म का समर्थक हुआ करता था, उसमें ऐसी चीज़ें आई जो कि ये डिमांड कर रही थी कि उनके सोसाइटी के अंदर उस सोशलिस्ट एलिमेंट को होना जरूरी है, और सोशलिस्ट इकोनॉमिक के जो वर्जन है उन्होंने सोशलिस्ट रिफॉर्म्स की डिमांड करी, और इसलिए सोशलिस्ट रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि पब्लिक एजुकेशन हुआ, यूनिवर्सल हेल्थ केयर हुआ, और इस तरीके की चीज़ें हुई। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर इस तरीके की डिमांड्स हुई और उसको सरकारों को मानना पड़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को मानना पड़ा। मिनिमम वेजेस जैसे कॉन्सेप्ट और मिनिमम वर्किंग आवर्स, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, इन चीज़ों की बातें यहाँ पे हुई और चीज़ें वहाँ पे बदली। लेकिन अगर सोशलिज्म के की फीचर्स की बात करें तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ फिर से, और फिर आगे हम बढ़ते हैं इस चीज़ पे। तो ओनरशिप जो है मीन ऑफ प्रोडक्शन की वो पब्लिक होगी, कलेक्टिव होगी। उसके अलावा सारे डिसीजन जो है वो सरकार बनाएगी, किसी भी तरीके के डिसीजन हो, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, और चाहे वो प्राइस से लेकर हो, आउटपुट से लेकर हो, और सभी तरीके की सप्लाई को लेकर वो जो है उसका जो है डिसीजन जो है सरकार के द्वारा लिया जाएगा। और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो नहीं चलेंगे, प्रॉफिट के ऊपर नहीं चलेंगे, बल्कि समाज के भले के लिए वो काम करेंगे। ये जो है सोशलिज्म जो है, इनका ये मानना है कि अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण होगा, और ये बात ठीक भी है। अगर सही तरीके से उसको अपनाया जाए तो इक्विटेबल सोसाइटी तो बनेगी। उसके बाद सोशलिस्ट आइडियाज जो हैं, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ यूज हो गया। आइडियाज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ यूज रेदर देन द प्रॉफिट। प्रोडक्शन का यूज के ऊपर वो मेन बात करते हैं कि भाई जितना यूज है, जितना समाज को चाहिए उतना बनाओ। ये थोड़ी है कि प्रॉफिट के लिए हम काम कर रहे हैं, हम निर्माण जो है, प्रोडक्शन जो है वो यूज के लिए कर रहे हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ और मटेरियल्स का। यहाँ पे कोई कंपटीशन बाइंग और सेलिंग नहीं होगी कि एक जैसे कैपिटलिज्म के अंदर होता है कि सेम तरीके के प्रोडक्ट अलग अलग लोग बनाते हैं, तो उसमें उनमें सेलिंग के लिए वो होता है, कंपटीशन होता है, और उसी तरह से कस्टमर्स में सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए कंपटीशन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें। फ्री एक्सेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो बेसिक नीड है उनका, सर्विसेज का और गुड्स का यहाँ पे एक्सेस होता है, सबके लिए होता है। कैपिटलिज्म में आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास तो बहुत सारी सर्विसेज एंड गुड्स होती हैं, लेकिन जो गरीब समाज का दबका होता है उसके पास इतनी नहीं होती। ठीक है, अब कैपिटलिज्म के अंदर जो है प्राइवेट ओनरशिप होती है मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाने के लिए, लेकिन सोशलिज्म के अंदर जो है यहाँ पे जो पब्लिक ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है। प्राइवेट ओनरशिप होती है लेकिन नाम मात्र की होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ये चीज़ें आपको पता है। सोशलिज्म में कलेक्टिव वाली, सोशलिज्म में शेयर्ड और कलेक्टिव और शेयर्ड ओनरशिप होती है मीन ऑफ प्रोडक्शन की। पर्सनल प्रॉपर्टी ज़रूर रख सकता है कोई आदमी चाहे तो, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं रख सकता कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली और अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं वहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स वगैरह वो सब रख सकते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स उसके ऊपर नहीं लगते। कम्युनिज्म इसमें एक स्टेप आगे, इसमें कुछ भी किसी का नहीं होता, सब कुछ स्टेट का होता है, सब कुछ, कुछ भी उसका इंडिविजुअली होता नहीं है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कम्युनिज्म में, लेकिन सोशलिज्म में होता है थोड़ा थोड़ा। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सोशलिज्म के प्रोज की बात करते हैं पहले, और फिर साथ में ही कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है,
कि इनकम जो है वो सब में बराबरी में बंटवारा हो जाए, इसका सबसे ज़्यादा सुनिश्चित करने का माध्यम तय करता है सोशलिज्म में। अगर आइडली उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत समान स्तर पे होगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो गई ये बात। अमीरी और गरीबी का फासला जो है उसको सबसे कम ये करता है। क्यों? क्योंकि अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो गया तो अमीरी गरीबी का फासला खत्म हो जाएगा, सोशल स्टेबिलिटी बनेगी। सोशल स्टेबिलिटी कब बनेगी? जब समाज के अंदर बंटवारा कम होगा, बंटवारा कम होगा तो सोशल स्टेबिलिटी बनेगी। उसके बाद अश्योर सप्लाई एंड विद इंपॉर्टेंट गुड्स फॉर डेली लाइफ, जो चीज़ें नेसेसिटी हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको अश्योर करता है कि वो आपको मिल ही जाएं। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ को अश्योरेंस करता है, हेल्थ केयर को एश्योरेंस करता है कि आपको हेल्थ केयर, बेसिक हेल्थ केयर मिल जाए। और जितना मनी इज़ यूज्ड वेयर मोस्ट अर्जेंटली नीड, पैसा वहीं पे ज़रूरत की जगह पे ही काम आता है। सरकारों के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ता है क्योंकि उन्होंने समाज को बराबरी के स्तर पे लाने के लिए फर्म कोशिशें करी हैं। प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर इनका फोकस नहीं होता है, तो इसीलिए ये जो है फर्म्स जो हैं, फर्म प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर काम नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से, प्रॉफिट मेकिंग की वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो खत्म हो जाता है। वेलफेयर स्टेट का निर्माण यहाँ पे होता है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है उसकी सिक्योरिटी मिलती है। मिनिमम बेसिक इनकम मिलती है क्योंकि मिनिमम वेज का यहाँ पे सिद्धांत होता है। ठीक है, मिनिमम वेज का नहीं, मिनिमम सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो सब मिनिमम तो मिल ही जाता है। उसके अलावा मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट को भी ये सपोर्ट करते हैं। इन केस अगर कुछ जो सिर्फ वहाँ पे भी वर्कर्स को अगर सैलरी की भी बात होती है तो वहाँ पे मिनिमम वेज की बात यहाँ पे होती है, एक्सप्लॉयटेशन उनका नहीं होता है। कौन नुकसान क्या है सोशलिज्म के? कि देखिए, हिस्ट्री में हम इसके गवा रहे हैं, इतिहास गवा रहा है कि सोशलिस्ट रिजीम जो है ओपनली फेल हुई है। अब सोशलिस्ट स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम्पल को देख लीजिए, यूएसएसआर को, वो फेल हो गया, इसीलिए उसका डिसॉल्व हो गया, वो फॉल कर गया, तो वो फेल हुआ है। हायर टैक्स जो हैं जो हाई सैलरी वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये बात जो है सोशलिज्म के हिसाब से ठीक है, उनका है कि समाज को बराबरी की नज़र पे लेके आना है, तो बराबरी की नज़र पे लेके आना है तो जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। लेकिन ये बराबरी के अधिकार को छीनता है कहीं ना कहीं। फंडामेंटल राइट्स होते हैं कई जगहों पे, जैसे कि सबको बराबरी के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो बराबरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बराबरी का टैक्स भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं होता है। तो लेकिन इसके दोनों ही पहलू हैं, आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए बात को। पीपल में लूज द इंसेंटिव ऑफ हार्ड वर्क, जिन लोगों के पास ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो ज़्यादा मेहनती हैं, उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग लेजी हो जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूं जब मुझे उसका बेनिफिट ही नहीं होगा। यहाँ पे फ्री मार्केट फोर्सेस काम करती नहीं है। फ्री मार्केट फोर्सेस जैसे डिमांड एंड सप्लाई वगैरह काम नहीं करती हैं, यहाँ कंपटीशन काम नहीं करता है, सेंट्रल प्लानिंग के हिसाब से काम करती है चीज़ें। तो इसलिए फ्री मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो जाती है अगर फ्री मार्केट फोर्सेस का अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करो तो। सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमीज जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल और एफिशिएंट नहीं होती हैं, इसीलिए ये भी इसका नुकसान है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस के पास टू मच पावर होती है। स्टालिन का एग्जांपल आपको पता है, स्टालिन की बायोग्राफी में उन्होंने बताया कि किस तरह से उसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने ही लोगों को मारा, अपने ही यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने हाथ में पावर ले लिया, एब्सोल्यूट वो डिक्टेटर बन गया था। कंपनीज के लिए नाइटमेयर है। कंपनीज के लिए तो नाइटमेयर है क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ जाते नहीं है, तो वो हमेशा घाटे में रहती है। आपको बहुत बार पता होगा कि जो पब्लिक सेक्टर्स की जो कंपनियां होती हैं वो बहुत घाटे में रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी बहुत कम होती है। और फर्म्स में रीलोकेट टू अदर कंट्रीज विद डिफरेंट पॉलिटिकल रिजीम्स, अलग अलग जगहों पे फर्म्स जो हैं उनको रिलोकेट कर दिया जाता है क्योंकि पॉलिटिशियंस के हिसाब से चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। इन्वेस्टर में रिस्ट्रेन फ्रॉम द इन्वेस्टिंग सोशलिस्ट कंट्री, इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं आता, इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है, कैपिटल फॉल हो जाता है, तो उसकी वजह से कंपनियों के घाटे जो हैं उनको से निपटारा नहीं कर पाते। करेंसी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। सॉवरेन डिफॉल्ट वही होते हैं कई बार, मतलब जो हुकूमतें हैं वो यहाँ पे नुकसान करती हैं। उसके बाद सस्टेन मे नॉट बी सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग रन में ये सक्सेस नहीं हुई है, ये इतिहास गवाह भी है इस चीज़ का। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। हालांकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को जो है सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि सोशलिज्म क्या करता है, यहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच, हाँ यहाँ पे कम्युनिज्म नहीं है, कैपिटलिज्म है।
ध्यान रखिएगा। आगे है कैपिटलिज्म कम्युनिज्म वाला। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के अंदर क्या, सोशलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है? मेनली कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिज्म जो है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर काम करता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करता है। उसके अंदर प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखी जा सकती है। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इंडिविजुअली फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करके वहाँ पे लोगों से काम करवा सकते हैं और मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कैपिटलिस्ट का होगा। ये ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे मिनिमम होगा। लेकिन सोशलिज्म में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और वहाँ पे प्राइवेट कंट्रोल जो है वो सबसे लिमिटेड होगा। ये इनका मेन अंतर है। और उसके अलावा मेन अंतर और भी बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि ओनरशिप की अगर बात करें, कैपिटलिज्म में एसेट जो है प्राइवेट फर्म्स के पास होती है, वही उसको मैनेज करते हैं, वही उसको, उनके पास मालिकाना हक होता है। लेकिन यहाँ पे ओनरशिप जो होती है वो पब्लिक की होती है, गवर्नमेंट की होती है, कोऑपरेटिव्स की होती है बेसिकली। उसके अलावा इक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पे इनकम डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? मार्केट फोर्सेस के ऊपर। जो जितना मेहनती है, जितना मेहनत कमाएगा उतना कमा सकता है, जितना प्रोडक्शन करके जितना मार्केट में बेचेगा उतना बेच सकता है, प्रॉफिट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो और दूसरी तरफ यहाँ पे सोशलिज्म में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है कि कोई कितना भी ज़्यादा मेहनती है, कितना भी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से ही होगा कि जिसको जितना मिलना चाहिए। उसके अलावा प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है कैपिटलिज्म में। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल सिस्टम होता है। एफिशिएंसी जो है, क्योंकि मार्केट कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम डिपेंड करता है, तो ये थोड़ा एफिशिएंट ज़्यादा होता है सिस्टम कैपिटलिज्म का। और फर्म्स को कब कॉस्ट कट करनी है, कब बढ़ानी है, किस तरह से मैनेज करना है, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ओन फर्म्स होती हैं तो यहाँ पे एफिशिएंसी कम होती है और लिमिटेड इनिशिएटिव्स होते हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे टैक्सेस यहाँ पे लिमिटेड होते हैं, कैपिटलिज्म में लिमिटेड टैक्सेस होते हैं। और यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, जो ज़्यादा कमाएगा उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगता है, टैक्स लगता है सोशलिज्म में। और हेल्थ केयर की बात करें तो कैपिटलिज्म में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान इन द सेंस कैपिटलिस्ट नहीं ध्यान देते हैं, फ्री मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। प्रॉब्लम क्या है कैपिटलिज्म की? इनइक्वालिटी, समाज का बंटवारा करता है, मार्केट फेलियर हो जाते हैं और मोनोपोलीज स्थापित हो जाती हैं। और इधर सोशलिज्म में इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेट इंडस्ट्री, इनएफिशिएंट होती हैं और बहुत सारी स्टेट इंडस्ट्रीज को आपने डूबते हुए देखा है। इनिशिएटिव्स यहाँ पे, इंसेंटिव्स बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे। एडवांटेज क्या है? कैपिटलिज्म का डायनेमिक इकोनॉमी बनती है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, इसकी वजह से इंसेंटिव्स, जो इनोवेशंस करते हैं उनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होती है। सोशलिज्म के फायदे क्या है? प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, समाज में बंटवारा कम से कम होता है। मार्केट फेलियर को अटेम्प्ट करता है कि कम से कम ओवरकम उससे निकला जा सके, क्योंकि सरकार उसको मैनेज करने के लिए अपनी पॉलिसीज को अपनाती है, चीज़ें इस तरह से चलती हैं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। उसके बाद आता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म का अंतर। तो दोनों ही लेफ्ट विंग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट हैं। लेफ्ट और राइट की इकोनॉमिक थॉट के ऊपर मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, लेकिन अगर इस इंडेक्स को अगर आप देखें, इस स्पेक्ट्रम को देखें, तो अगर आप ये सेंटर है तो लेफ्ट की तरफ आपको सोशलिज्म नजर आएगा और सोशलिज्म से भी एक्सट्रीम लेफ्ट में नजर आएगा आपको कम्युनिज्म। राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म और उसके बाद यहाँ पे लिबरलिज्म, पहले लिबरलिज्म नजर आएगा, ये तो लगभग सेंटर के पास ही है। एक्सट्रीम राइट की तरफ आपको फैसिज्म नजर आएगा, जो एक्सट्रीम वर्जन होता है। नाजिज्म तो आपको सिर्फ पता है कि सिर्फ जर्मनी में ही था, तो लेकिन वो एक्सट्रीम राइट था वो भी। और अनार्सिसिज्म भी राइट विंग होता है। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। उसमें लेफ्ट राइट सेंटर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप सर्च करेंगे लेफ्ट राइट एंड सेंटर डिफरेंसेस बाय सक्सेस प्लस एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा चीज़ें, अंतर आप अच्छे से वहाँ पे समझ पाएंगे। तो ये लेफ्ट विंग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है, जिसमें शुरुआत से ही कैपिटलिज्म का विरोध किया गया था दोनों के द्वारा। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था, तो उसके बाद से ही यहाँ पे चीज़ें ऐसे एक सोशलिस्ट आइडियाज़ की वो हो गई थी, एक कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना करने की बात हो गई थी कि किस तरह से वो क्रांति आएगी, जिसकी बात कार्ल मार्क्स ने करी थी। वो उन्होंने कहा था कि वो एक स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन होगा, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में जब उसको अपनाया गया, उसको अडॉप्ट किया गया लेनिन के द्वारा, तो उन्होंने उसको अलग तरीके से अपनाया, उसको मार्क्सिज्म लेनिनिज्म कहा गया। तो इस तरह से चीज़ें हो गई। लेकिन इनके अंदर बीच में डिफरेंसेस क्या है सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में? कम्युनिज्म को आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिक्ट और ऑल इम्पैसिंग वर्जन ऑफ सोशलिज्म है। इसमें आपको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कम्युनिज्म के अंदर आपको देखते हैं कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो कम्युनली ओन्ड होती हैं, मतलब स्टेट की होती हैं, उसका मालिकाना अधिकार पब्लिक का होता है एक साथ।
लेकिन इंडिविजुअली किसी का नहीं होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन सोशलिज्म के अंदर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है, इंडिविजुअल अपना घर, अपने मवेशी, अपनी थोड़ी जमीन, ये सब वो ओन कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके पास ऐसा नहीं है कि सारा ही सब कुछ उसका है। हाँ, लेकिन जो मेन प्रोडक्शन है वो स्टेट का होता है, उसको रेगुलेट स्टेट करता है। इस तरह से चीजें चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स ने कहा था जैसे कि सोशलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, कि सोशलिज्म तो है वो तो एक इंटरमीडिएटरी है, उसके बाद आना तो एकदम कम्युनिज्म ही है और कम्युनिस्ट स्टेट ही बनेगा। और कम्युनिस्ट स्टेट कैसे बनेगा? एक वायलेंट वर्कर की अपराइजिंग के द्वारा। और अपराइजिंग तो होगी, वो अपराइजिंग तब होगी जब उनका शोषण इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पतन के बाद ही क्या होती है? क्रांति होती है। और पतन के बाद क्रांति होगी, और क्रांति होने के बाद सभी कैपिटलिस्ट से उनके अधिकार, उनके मालिकाना अधिकार छीन के हम ये लोग जो हैं, प्लूटोरिएट्स जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो एक कम्युनिस्ट स्टेट बना लेंगे, ठीक है। कम्युनिस्ट थ्योरी के अंदर वर्कर्स को वो दिया जाता है जो उनको जरूरत है, बेसिक नेसेसिटीज उनको दी जाती हैं। लेकिन सोशलिस्ट थ्योरी के अंदर जो है वो, उनके अंदर ये है कि दे आर टू बी कंपनसेट ऑफ देयर लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। जितना जो वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे उसका पूरा तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, उनको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। कम्युनिज्म के अंदर जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, यही है। तो बेसिक तीनों के अंदर डिफरेंसेस देख लीजिए आप। कैपिटलिज्म के अंदर टोटल प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिज्म के अंदर लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप होती है, और कम्युनिज्म के अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती नहीं है। कैपिटलिज्म के अंदर मार्केट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से चीजें चलेंगी, क्या कितना डिमांड एंड सप्लाई, और इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो प्रोडक्शन करेंगे, कितना उसकी प्राइस तय करेंगे, ये सब होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज मिलकर सोशलिज्म में तय करती हैं, और यहाँ पे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कम्युनिज्म में। कैपिटलिज्म में क्लास डिस्टिंक्शन होता है, क्योंकि क्लास यहाँ पे अपने आप बन जाती हैं कैपिटलिस्ट और मतलब वर्कर्स के बीच में के बीच के अंतर की वजह से। सोशलिज्म में क्लास डिस्टिंक्शन बहुत लिमिटेड होता है, और कम्युनिज्म में तो जीरो होता है, होता ही नहीं है। एक आदर्श स्थिति अगर ऐसी हो तो यहाँ पे कैपिटलिज्म में प्रॉफिट जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे नीड के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है, और यहाँ पे भी बेसिक नीड के हिसाब से किया जाता है। कम्युनिज्म के बेसिक आइडिया में अगर आप देखें तो कार्ल मार्क्स सबसे महत्वपूर्ण फिगर हैं। कैपिटलिज्म में अगर आप देखें तो एडम स्मिथ है, और सोशलिज्म में चार्ल्स फोरियर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी चार्ल्स फोरियर की मैं बायोग्राफी लेके आऊँगा। कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ को तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उनकी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ और उनकी जो थ्योरीज थी उनको। तो अब ये सवाल आता है कि क्या कोई देश एक सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट साथ में हो सकता है? बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है ना। सोशलिस्ट तो सोशलिज्म का आइडिया तो आया ही था कैपिटलिज्म को विरोध करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, उसको हटाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के अलग हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फीचर्स को इस्तेमाल करके, कुछ फीचर्स कैपिटलिज्म के ले लिए और कुछ फीचर्स जो हैं सोशलिज्म के ले लिए, उससे एक कंबाइंड मिक्स इकोनॉमी तो बनाई जा सकती है। मिक्स इकोनॉमी बनाई जाती है। जैसे हमारा देश देख लीजिए, हमारे देश में भारत के अंदर क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, गवर्नमेंट कंपनियां भी होती हैं, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स भी होती हैं। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, आपको फ्री हेल्थ केयर वगैरह की सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कुछ डेवलप देशों में, कनाडा जैसे देशों में, वहाँ पे मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट हैं। तो कुछ देश कैपिटलिज्म की तरफ थोड़े स्लाइटली झुके हुए हैं, लेकिन वो सोशलिस्ट पॉलिसीज को अपनाते हैं। लेकिन कुछ देश सोशलिज्म की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन वो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को और अपनी मार्केट को फ्री मार्केट के हिसाब से चलाते हैं, फ्री मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, क्योंकि उनको भी ग्रोथ चाहिए। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। और मिक्स इकोनॉमिक जो है आज के समय जो डेवलप हुई है, वो कैसे डेवलप हुई है? बहुत समय लगा, बहुत ज़्यादा समय वैसे हुआ नहीं है। इनके इतिहास को देखा जाए तो बहुत लेट ही डेवलप हुई है। ज़्यादातर जो अगर आप देखें मिक्स इकोनॉमिक्स के सिस्टम 1991 के बाद ज़्यादा डेवलप हुए हैं। उससे पहले भी थे, लेकिन इतने नहीं थे। और आज के समय भी अगर आप देखें तो दो तरीके के आपको दिखेंगे, कि दो तरीके के आपको ट्रेजेक्टरी नजर आएगी। एक वो जो कि सोशलिज्म की तरफ झुके हुए हैं, एक वो जो कैपिटलिज्म की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक पहला स्टेट वो है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअलिज्म को महत्व देता है, और कैपिटलिज्म को काफी महत्व देता है कि कंपनियां वगैरह, बिजनेस वगैरह, व्यापार को सब वही संभालेंगे, है ना, सब वही संभालेंगे। लेकिन स्टेट का इंटरवेंशन रहेगा कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए क्रूशियल टाइम्स में। पब्लिक गुड्स किस समय पे, मतलब एक जब चीजें ऐसी होती हैं कि
चीज़ें बहुत खतरनाक हो जाती हैं। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, तो उस समय ऐसा नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कैपिटलिस्ट अपने हिसाब से किसी भी चीज़ की कीमत कितनी भी बढ़ा देना, वो भी चीज़ें जो है उसको भी अंदर सरकार जो है समाज का ध्यान रखते हुए वहाँ पे इंटरवेंशन करती है। सोशल सेफ्टी नेट्स बनाए जाते हैं, मिनिमम वेजेस के कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं। तो स्टेट का इंटरवेंशन होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पूरा रहता है। इस तरीके के देश जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में आपको यूएस यूके जैसे देश आपको इस तरीके के मॉडल्स को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। वहां पे क्या है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट है वो कंट्री, और वो हिस्टोरिकली कैपिटलिज्म के मॉडल को ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज को अपनाया है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रीज, ये जो मिनिमम वेजेस वगैरह का जो सिद्धांत है, हेल्थ केयर का स्कीम है, ये सब किसका फीचर है, सोशलिज्म का फीचर है, जिसको उन्होंने अपनाया। सेकंड ट्रेजेडी वो है जिसमें कलेक्टिविज्म और टोटलिटेरियन रिजीम जो होती है, उससे उन्होंने इवॉल्व किया है अपने आप को। जैसे कि यूएसएसआर था पहले, वो रशिया बन गया बाद में, मान लो जब उसका विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो रशिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, जब माओ जेडोंग के समय पूरी तरह से कंट्रोल एक कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने अपनी मार्केट को खोला है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी भी वहाँ रखी जा सकती है, प्राइवेट ओनरशिप भी होती है वहाँ पे, प्राइवेट कंपनियां भी वहाँ पे बनती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक उनके ऊपर थोड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ उनके ऊपर चीज़ें जो हैं ज़्यादा कंट्रोल होता है सरकार का। तो वो चीज़ें हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों होती हैं यहाँ पे। लेकिन कैपिटलिज्म के कुछ स्वरूप को उन्होंने अपना लिया अपनी इकोनॉमिक की ग्रोथ को करने के लिए। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप चाइना और रशिया को देख सकते हैं। इस तरह से इन्होंने इस मॉडल को अपनाया। तो होपफुली आपको चीज़ें कंप्लीटली समझ में आई होंगी, आप इसको सोशलिज्म को पूरी तरह से समझ पाए। मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं ही अभी अटकने लग गया ऐसी चीज़ों में, क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपका कोई डाउट हो, कोई पीडीएफ आपको ना मिले, तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ के आप पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप अप्रोप्रिएट प्राइस में परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलते हैं। और सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।